जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए दिसंबर एग्ज़ाम के लिए हम लोग इसमें सोशल साइंस को पढ़ने वाले हैं। यह 2022 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। 2022 में सोशल साइंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। तो कुषाणों के द्वारा कहाँ से शासन किया गया था? ये पेशावर और मथुरा से शासन किया गया था। कहाँ से? पेशावर और मथुरा से शासन किया गया था दोस्तों कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है कि कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैंडफिसस के द्वारा किया गया था। कुषाण शासकों में बिम कैंडफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुषाणों के द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक का नाम क्या है? तो विम कैंडफिसस है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था, जो कि सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। तो कनिष्क के द्वारा पाकिस्तान के पेशावर को राजधानी बनाया गया था। कनिष्क ने अपनी शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत चलवाया था। तो कनिष्क के द्वारा शक संवत को चलवाया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, ए बी सी दिया गया है। इसको पढ़ करके आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें कथन कौन सा सही है। इसको सही विकल्प का चयन करना है इसमें दोस्तों। तो कथन पहला है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान माना जाता है। इसका इसमें क्या है? सही है दोस्तों। पहला वाला इसका सही है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला है, बी वाला है कि इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूर्व पाषाण युग। तो ये भी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है सी वाला है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। तो ये तीसरा वाला भी इसका सही है दोस्तों। इसमें तीनों कथन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। इसमें तीनों सही है दोस्तों। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण काल की है, जो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें पशुपालन का प्रारंभिक मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। इसमें तीनों कथन सही थे दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि कथन दिया गया है, ए बी को पढ़ करके सही विकल्प का इसमें चयन करना है। कथन ए और बी को पढ़ करके इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इसमें दिया गया है, पहला कथन इसमें कहा जा रहा है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो इसका पहला कथन क्या होगा? तो पहला कथन इसका सही है।
पहला कथन इसका सही है दोस्तों। ये मनसब जो कि मुगलों के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। इसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे। जबकि इसमें दूसरे वाले में कहा जा रहा है, बी वाले में, कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। जो कि इसका दूसरा वाला क्या है दोस्तों? दूसरा वाला इसका गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है, पहला वाला इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका इसमें राइट आंसर होगा पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है कि श्रेणी अथवा पद होता है। मनसब का मतलब होता है श्रेणी अथवा पद होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग आते थे। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक भाषा में पाए गए हैं? तो इसमें से कौन से स्थान पे अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक भाषा में पाए गए हैं? तो ये पाया गया है कहाँ से? तो ये कंधार से पाया गया है। कहाँ से? कंधार से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक भाषा में पाए गए हैं, जबकि मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर तथा उलमगेडम अभिलेख का नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधियों से भी इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में और दिया गया है, कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने की सफलता मिली थी। अब से सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। 1837 में पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाट्रेटी फैनथेलर ने की थी तथा इनकी संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। शिलालेख जो कि 14 है, स्तंभ लेख 7 है और गुहा लेख में, ये 3 भागों में अशोक के शिलालेखों को विभक्त किया जाता है। अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। जो स्तंभ लेख हैं ये केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं दोस्तों। अशोक के शिलालेख यानी कि जो 14 शिलालेख हैं वह ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक लिपि में मिलते हैं। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो ये कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आटविक राज्यों का उल्लेख 13वें शिलालेख में दिया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें कहा जा रहा है कि गौड़ राज्य गंड टंकगा में 70,000 गांव थे, जिसे उल्लेखित किया गया है। तो 70,000 गांव थे, इसे किसमें उल्लेखित किया गया है? तो ये अकबरनामा में। कहाँ पे उल्लेखित किया गया है? तो ये अकबरनामा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि गोंड राज्य जो कि गंडक कंटगा में 70,000 गांव थे, इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। गोंड एक प्रकार की जनजाति थी जो झूम खेती करती थी। गंडक टंकगा एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़कर
अन्य राजाओं में निर्यात करके बहुत धन अर्जित करते थे। बुंजरी असमिया भाषा में लिखी हुई है। ऐतिहासिक कृतियां हैं यहाँ की। होम राज्य सभा के पुरातात्विक लेखों का संकलन बुंजरी में हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिकथन ए दिए गए हैं और कारण आर दिया गया है। इसमें से अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। इसमें सेशन ए में कहा जा रहा है, ए में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी। तो इसका अभिकथन क्या होगा? तो इसका अभिकथन इसमें सही है। अभिकथन सही है दोस्तों। अभिकथन इसका सही है कि स्थानीय जनजाति के लोगों के द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ की प्रतिमा बनाई जाती है, जो कि सही है इसका। फिर उसके बाद कारण आर क्या कह रहा है? कारण आर कह रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, ये सही है, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। तो ये भी सही है दोस्तों। दोनों इसमें कथन और कारण दोनों इसमें सही है। दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं दोस्तों, दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं और दोनों सही भी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं। आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है कि दुनिया का मालिक, जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। अब जगन्नाथ की काष्ठ की प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चल करके विष्णु का रूप मान लिया गया है। बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताम्र पत्र की पांडुलिपियों में उड़ीसा में स्थित है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था और उसके बाद 1230 में राजा अनभगीय तृतीय अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? इसमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो कि बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। तो दिया गया है, पहला इसमें है कि बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया था, जो कि गलत है। पहला वाला इसका क्या है? गलत है। लाल झंडे को बिरसा का प्रतीक नहीं बनाया गया था, पहला वाला गलत है। सफेद झंडे को बनाया गया था, लाल झंडा इसमें नहीं होगा, क्या होगा? सफेद होगा, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया। बी वाला कह रहा है कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया था, जो कि सही है। बी वाला इसका सही है। सी कह रहा है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। तो बिरसा आंदोलन ये आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, जो कि इसका सी वाला भी गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है डी वाला कह रहा है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया था, तो जो कि ये भी सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें पहला बी और इसमें डी, बी और डी इसमें राइट आंसर होंगे दोस्तों, जबकि ए और सी इसमें गलत था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, बी तथा डी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर पठार में रहता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्व अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें, और जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज ने
बिरसा को 1895 ईस्वी में गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया और 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा ने समर्थन जुटाए और गांव-गांव घूमने लगे। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया था और सफेद झंडा बिरसा का, जो कि ये राजकीय प्रतीक माना जाता है। फिर इसमें दिया गया है दोस्तों कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था। बिरसा ने वैष्णव धर्म के प्रचार के साथ भी कुछ समय बिताए। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे और गांव को साफ रखे और जादू टोना में विश्वास न करे। यह ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था और वह उन्हें बाहर के मानते थे, जो कि मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा जा रहा है कि कथन ए है और बी पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कथन ए और बी दिया गया है इसमें, तो इसमें सही उत्तर को बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें दिया गया है, ए दिया गया है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई, जो कि सही है। पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरा वाला कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि भारतीय 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बनता था, जो कि ये भी सही है। इसका बी वाला भी सही है और ए वाला भी सही है। दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं और दोनों सही भी हैं। इसका इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ए और बी दोनों सही हैं और तथा ए का कारण बी है, सही है। फिर इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही हैं, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। निर्धन परिवारों में आर्थिक संकट का कारण बना रहा था। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधन तक पहुंचने से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 भाग ब्रिटेन से बना होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था जहां भारत के ही सूती के लिए कपड़े बनाते थे और ब्रांड के रूप में भारत में आते थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है इसमें कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था, जो कि ये गलत है। पहला वाला इसका गलत है, विरोध नहीं किए थे, समर्थन किए थे औपनिवेशिक शिक्षा का। फिर इसके बाद आता है बी वाला, इसमें कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया था, जो कि यही वाला ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था, जो कि गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपहिज बना देगी। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि शिक्षा को सृजनात्मक के साथ साथ प्रकृति परिवेश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मिशनरियों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के सर्वश्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे तथा औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध किया, इसीलिए यह कथन सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो नहीं दी गई थी, यह कथन
किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो राजा राम मोहन राय के साथ, राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी हुई है। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर इनके द्वारा विरोध किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन जाति उन्मूलन मुख्य ध्यान दिया? तो कौन सा संगठन था जो कि जाति उन्मूलन पे मुख्य ध्यान दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये सत्यशोधक समाज थे, सत्यशोधक समाज। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, सत्यशोधक समाज के द्वारा दिया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ था और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्यता जाति के लोगों को विमुक्त करना। इसीलिए ज्योतिबा फूले 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि इसमें दिया गया है टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ करके सही उत्तर को चुनना है। तो टीपू सुल्तान के संदर्भ में बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें दिया गया है पहला कथन इसमें है ए वाला है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे, जो कि सही है, पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरा है कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, तो ये भी सही, दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी इसका सही है। इसमें दोनों कथन सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से लेकर के 1769 में हैदर अली विजयी हुआ। इसमें कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली विजयी हुआ था। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा और टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। मैंगलोर की संधि के द्वारा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस कर दिया था। टीपू सुल्तान हमेशा अंग्रेजों के सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। इन्होंने 1787 में यादशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए थे, जो कि यह प्रतीक थे वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के औपचारिक राजदूत के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनेता हैं, व्यापारी एवं विद्वान लेखक भी हैं। 1892 में 1895 के बीच फिंसिबिलिटी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में लिबरल पार्टी के ये सदस्य भी रह चुके हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो कौन कौन से देश के राजनेता थे जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? तो इसमें भारत था, यूगोस्लाविया था,
इंडोनेशिया था, घना, मिस्र, ये सभी क्या थे, तो ये सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना, मिस्र इन सभी देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था, ये यूगोस्लाविया में किया गया था और बेलग्रेड में किया गया था, और इसमें कुल 25 देश के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं दोस्तों, तो बृहस्पति के ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। फिर उसके बाद शनि के भी होते हैं और यूरेनस के भी होते हैं। नेपच्यून के चारों ओर छल्ले नहीं होते हैं। इसमें ए, बी और सी जो कि इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 95 है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, तो वलय पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे उपग्रह बड़ा कौन सा है, तो टाइटन, ये जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। आता है यूरेनस यानी कि अरुण। इस ग्रह की खोज विलियम हॉर्सले के द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो किस दिशा में घूमता है, ये इंपॉर्टेंट है कि अरुण किस दिशा में घूमता है, तो ये पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर घूमता है। जबकि अन्य ग्रह क्या होते हैं, वे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह अपनी ध्रुव पर अधिक झुका हुआ है। 97.8 अंश होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह या लेटा हुआ ये प्रतीत माना जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है अरुण को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है। तो ये 82.5 अंश ईस्ट से लेकर के 82.5 अंश ईस्ट से ये इसका भारतीय मानक समय है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। 82.5 अंश ईस्ट में है, पूरब में है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्व मानक यामोत्तर पर आधारित है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि इनमें से क्या दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। तो कौन सा है जो कि दिन और रात के ऋतुओं में परिवर्तन को संभावित करता है, तो क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीले ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यह सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यह चक्कर लगाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 अंश पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच 30 अंश पूर्व के समय में क्या होगा,
तो पूर्व के समय में इसमें 2 पीएम होगा, 2 पीएम होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, 2 पीएम बजेगा ग्रीनविच में। फिर इसमें दिया गया है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। इसी प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के जब 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 अंश पूर्व में समय क्या होगा, तो ये 2 अपराह्न होगा, 2 बजे अपराह्न होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें दिया गया है अर्ध पर्णपाती वन जो कि सही है, शुष्क पर्णपाती वन ये गलत है, फिर उसके बाद शीतोष्ण पर्णपाती वन ये भी गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, केवल इसमें पहला वाला ही सही है दोस्तों, केवल इसमें पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह कई छोटे बड़े द्वीपों से मिल करके इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प उपयुक्त में सही चुनाव करना है, इसमें कौन सा विकल्प इसमें सही है। आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कथन ए है, इसमें कथन ए दिया गया है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टान है तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है, जो कि सही है, पहला वाला कथन इसका सही है। फिर उसके बाद इसमें कारण कह रहा है कि कारण पृथ्वी की भूप्रकृति के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेती है, ये भी सही है। इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ए और आर दोनों सत्य है, आर सही व्याख्या एक ही कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ग्रेनाइट चट्टाने हैं जो कि बिल्डिंग बनाने में सजावटी सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। ग्रेनाइट मड़ी भई दानेदार शिला है जिसका प्रमुख अवयव स्फटिक होता है और ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। भारत में यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। पृथ्वी की भूप्रकृति के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ करके सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो पवन के बारे में पढ़ करके इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया गया है कि मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण है, जो कि ये सही है। मानसूनी पवने क्या है, मौसमी पवनों का उदाहरण है, पहला वाला इसका सही है। बी वाला कह रहा है कि मौसमी पवने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, जो कि ये गलत है, बी वाला इसका गलत है। और इसमें सी कह रहा है, सी में है कि स्थल व समुद्री समीर स्थानीय पवनों का उदाहरण है, ये भी इसमें गलत है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है दोस्तों, केवल इसमें पहला वाला सही है, जबकि बी वाला और सी वाला इसमें गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, केवल इसमें ए वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि पवने 3 प्रकार की होती हैं, प्रचलित पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। मौसमी पवने वह पवन है जिनकी प्रवाहित होने की दिशा समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है, और स्थलीय व समुद्री मानसूनी पवने मौसमी पवनों के उदाहरण होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि संघनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो संघनन के संदर्भ में इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है।
इसमें दिया गया है कौन सा कथन इसमें सत्य है, बताना है इसको। पहला दिया गया है, इसमें कि जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाती है, जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। फिर इसके बाद बी वाला कह रहा है कि जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, तो ये भी सही है, बी वाला भी सही है। तीसरा कह रहा है यानी कि सी कह रहा है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित होती है, जो कि ये गलत है, सी वाला इसका गलत है, जबकि ए और बी इसका राइट है दोस्तों, ए और बी इसका राइट है, सी वाला गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें ए और बी दोनों सही है, सॉरी इसमें सी वाला भी सही है। सी वाला क्या कह रहा है, तो सी वाला इसमें कह रहा है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं क्योंकि इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है, जो कि सही है, सी वाला भी इसका सही है दोस्तों, सी वाला भी इसका सही है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, ए बी सी इसमें तीनों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि गैस से द्रव बनाने की परिघटना को सघन कहते हैं। सघन तब होता है जब ओसांक हिमांक बिंदु से कम या ज्यादा रहता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जब बूंदें बनती हैं, यह प्रक्रिया वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनित है। आकाश में उड़ता हुआ एक जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ता है क्योंकि इंजन से निकली हुई नमी संघनित हो जाती है, इसीलिए इसे संघनन के संदर्भ में कहा गया है। इसमें तीनों कथन सत्य हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार किसके ऊन या शहतूत के लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है। इसमें पहला दिया गया है यह वजन में हल्का होता है, इसमें पहला दिया गया है कि यह वजन में हल्का होता है, जो कि सही है। इसमें बी कहा रहा है यह अत्यधिक गर्म होता है, तो ये भी सही है, अत्यधिक गर्म होता है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, जो कि ये गलत है, सी वाला इसका गलत है, जबकि बी और ए इसका सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें ए और बी इसमें दोनों सही हैं, जबकि इसका सी वाला गलत था। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है और यह अत्यधिक गर्म भी होता है। यह पूर्वी तिब्बती पठार में पाए जाते हैं। इनका शिकार उनके बेहद गर्म और नर्म हल्के अंडफर के लिए किया जाता है, जो कि आमतौर पर मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं। शहतूत साल पारंपरिक रूप से भारत में शादी के तोहफे के रूप में दिए जाते हैं तथा एक साल बनाने के लिए 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप अंडफर का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, कि नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। तो इसमें कथन ए दिया गया है कि नवीनीकरण संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जो कि इसका पहला वाला दोस्तों गलत है, मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत हो गया। दूसरा इसमें कह रहा है कि अनवीनीकरण संसाधन की तुलना में नवीनीकरण संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, जो कि इसमें बी वाला इसका सही है दोस्तों, बी वाला सही है, ए वाला इसका गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें ए गलत है लेकिन बी सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ए गलत है इसमें लेकिन बी सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि नवीनीकरण संसाधन है जो कि इसे एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है तथा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है।
अनवीनीकरण संसाधन के वे संसाधन हैं जिसे भंडार में प्रतिक्रियाओं के द्वारा पुनर्उत्थान नहीं होता है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसी आंतरिक सतहों तक जाते हैं। इसका क्रम क्या होगा, तो इसके क्रम को बताना है। इसमें सबसे पहले अखनन होगा, सबसे पहले अखनन होगा, ये पहले स्थान पे आएगा, ये पहले अखनन पहले स्थान पे आएगा दोस्तों। फिर दूसरे स्थान पे आएगा विवृत खनन होगा, दूसरे स्थान पे ये आएगा विवृत खनन होगा। तीसरे स्थान पे कूपकी खनन होगा, ये तीसरे स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे ये आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, CAB। CAB ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, CAB इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है अखनन, विवृत खनन, कूपकी खनन, यह शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम होता है जो पृथ्वी की सतह के आंतरिक सतहों तक जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि स्थानांतरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है स्थानांतरीय कृषि के संदर्भ में बताना है। इसमें दिया गया है, पहला कथन दिया गया है इसमें कि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जो कि सही है, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं स्थानांतरी कृषि। फिर इसके बाद आता है बी वाला, इसमें कहा जा रहा है यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों प्रचलित होती है, बी वाला भी इसका सही है। सी वाला कह रहा है कि इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है, तो इसका सी वाला भी सही है। इसमें तीनों विकल्प सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, यह तीव्र पुनर्जनन क्षमता वाले क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, इसे कृषि प्रणाली को कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है, यह कृषि अमेजन बेसिन के सघन न क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप कक्षा में प्रेयरी और बोल्ट पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व के मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे, तो किस क्षेत्र को अंकित करेंगे, ये कनाडा और दक्षिण अफ्रीका को, क्रमशः कनाडा और दक्षिण अफ्रीका को अंकित करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है क्वेश्चन नंबर 27 का। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि अगर आप कक्षा में प्रेयरी और बोल्ट पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व के मानचित्र पर क्रमशः कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र को अंकित करेंगे। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में उदाहरण है, जो कि ये 23 अंश से लेकर के 45 अंशों के मध्य भागों में पाए जाते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तारित अधिक होने के कारण इसे मैदान का विस्तार कहीं कहीं 50 अंश उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इन घास के मैदानों को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पंपास, दक्षिण का में बोल्ट, यूरेशिया का स्पेटीज तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स भी इसे कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 28 है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में बताना है। इसमें रूढ़िबद्ध धारणा इसमें दिया गया है, पहला इसमें कथन दिया गया है, इसमें पहला कथन दिया गया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती है के रूप में देखने से रोकती है, जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। बी वाला कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे यानी कि खांचे में जड़ देती है, तो ये भी सही है, बी वाला भी इसका सही है दोस्तों। फिर उसके बाद सी वाला कह रहा है
कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को हम सब पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके चलते हम उन कमियों को करने का मौका मिलता है जिसे हम अच्छे हैं। ये गलत है। सी वाला क्या है? तो गलत है। हम अच्छे हैं, ये गलत है। इसमें सही विकल्प का चयन करना था, इसमें केवल पहला और दूसरा वाला इसमें सही था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली इसमें केवल पहला और बी वाला, ए और बी इसका दो दो सही था। फिर इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन में इसके दिया गया है दोस्तों कि रूढ़िबद्ध एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथा एवं सिद्धांतों तथ्य एवं सिद्धांतों पर विकसित करती है एवं उसी को स्वीकार करती है जो कि रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। वह पहले से बनी परंपरा पर ही विश्वास करती है। यह बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। साथ ही रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती है उसके रूप में देखने से रोकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत आए अरबी और चीनी के व्यापारियों के उल्लेखनीय संस्कृति का प्रभाव है। तो कौन सा क्षेत्र में है? ये केरल और लद्दाख में है। केरल और लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा दोस्तों, केरल और लद्दाख। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि केरल और लद्दाख यह दो प्रमुख क्षेत्र है जहां अतीत में अरबी और चीनी के व्यापारियों का उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा है, एक रेगिस्तान इलाका है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। सबसे पहले अरबी यानी कि यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। चीन के व्यापारी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किया गया है वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीना वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन्हें चीना वाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। 30 में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के द्वारा होता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कि निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? ये निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के आधार पर किया जाता है जिसमें से राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल सांसद के उच्च एवं निम्न राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से भी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों के व केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के विधायकों के निर्वाचित सदस्य से बने होते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मानित नहीं करती, जो कि सभी के लिए निर्णय ले। यह सरकार के विभिन्न स्तर जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करता है। तो यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से विशेषता की व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है? भारतीय संविधान की ये व्याख्या करता है संघवाद की। किसकी व्याख्या करता है? तो ये संघवाद की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, संघवाद की व्याख्या करता है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो कि सभी के लिए निर्णय ले। यह सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह संविधान के संघवाद विशेषता की व्याख्या करता है। संघवाद यानी कि फेडरलिज्म
मूल रूप से एक द्वैध सरकार प्रणाली डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। संघवाद संविधान की मूल संरचना स्तंभों में से एक है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ मामले में दोहराया था कि राज्य संघ के महज उपांग नहीं है और संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की शक्ति को कुचलना नहीं जाएगा। तो राज्यों की शक्ति को कुचला नहीं जाएगा, ये जो कि संघ को सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें दिया गया है कि संघीय सिद्धांतकार केसी वीयर के अनुसार भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल है, भारतीय संविधान की अर्ध प्रकृति है, ये केसी वीयर के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्थिति भारत के शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था सबसे करीब दर्शाती है। तो कौन सी स्थिति है जो कि मजदूर को सबसे करीब दर्शाती है। इसमें दिया गया है, बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है, उससे उसे पूरे वर्ष का आय मिलती है, जो कि ये गलत है। पहला वाला इसका गलत है दोस्तों। फिर दूसरा है कि राजन एक ठेले पर एक दिन समाज बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। ये ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही सही है। फिर उसके बाद इसके में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजन एक ठेले पर एक दिन सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। यह स्थिति भारत की एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। अपने मूल निवास स्थान से दूर तारांकिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लोगों की आवाजाही को परेशान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दादन व्यवस्था के संदर्भ में बताना है। पहला इसमें दिया गया है कि यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। दादन व्यवस्था बड़े उद्योगों में प्रचलित है, जो कि ये गलत है, क्योंकि दादन व्यवस्था छोटे भी उद्योगों में प्रचलित है, न कि बड़े उद्योगों में। इसमें दिया गया है, बी वाला है कि इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, जो कि सही है बी वाला। सी इसमें कह रहा है दोस्तों, सी कह रहा है कि इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, जो कि सही है। सी वाला इसका सही है और बी वाला भी इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। बी और सी दोनों इसमें सही हैं। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक दात्यात्मक संबंध स्थापित होता है, जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यह दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योग में प्रचलित है, जिसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा हेक्टर पीटर की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है। तो कौन से ऐतिहासिक घटना से ये जुड़ी हुई है हेक्टर पीटर की घटना? ये जुड़ी है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के संघर्ष के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के संघर्ष के खिलाफ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है। रंग भेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजन करने का कार्य किया था। इसी रंग भेद प्रणाली के कारण ही अश्वेत लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। रंग भेद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद को चरम को दर्शाया है। रंगभेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए संविधान का निर्माण कर रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया। इस नए निर्मित संविधान में सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है
कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किसके कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एकदम है, किसके ओर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा कि यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 का एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार हम यह बेटियों को पिता के संपत्ति पर अधिकार दिलाता है कि सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद वर्ष 2005 से महिलाओं को भी संपत्ति विभाजन के लिए सहायक के रूप में मान्यता दी गई है। इस अधिनियम के द्वारा धारा 6 में संशोधित किया गया है ताकि एक सहायक की पुत्री को भी जन्म से सहायक बनाया जा सके और यह लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय डैश दिया गया है के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस किसको याद करने के लिए मनाया जाता है? तो ये संविधान के लागू होने पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारतीय संविधान को लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तब 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में कहा जा रहा है कि राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? ये कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 39A के तहत दिया जाएगा। किसके? अनुच्छेद 39A के तहत उसको वकील, सरकारी वकील उसको प्रदान किया जाएगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि भारत के संविधान भाग 4 से अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP शामिल है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। ये किस में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 39A में कहा गया है। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 38 क्वेश्चन नंबर 38 है कि अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया इसका पहला कथन है कि ऊपरी न्यायालय के फैसले निचले की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं, जो कि सही है। भारत के पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है, तो ये भी सही है। भारत के पास कैसी न्याय व्यवस्था है? तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ऊपरी न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं वह निचले सारे न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ साथ देश का भी शीर्ष न्यायालय है। भारत की एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल एवं तथा नागरिक की न्यायिक प्रणाली है। इसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ये त्रिस्तरीय न्यायालय है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित कथनों में से A, B, C दिया गया है, इस पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 39 पे इसमें कहा जा रहा है कि ए में कहा जा रहा है तवा मत्स्य संघ का गठन तवा
बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था, जो कि पहला वाला इसका गलत है। बी इसमें है कि तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने का अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था, जो कि ये सही है, बी वाला सही इसका। सी में कहा जा रहा है कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था करता है, इसका ये भी सही है। इसमें बी और सी दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, बी और सी इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, दोस्तों कि 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापित को ही दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी कि लीज देना स्वीकार किया और इस तरह से 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों ने नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो जनजातीय भाषाओं के बारे में बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसमें दिया गया है जनजातीय भाषाओं में ऑप्शन ए, इसमें कथन ये है कि संथाली भाषा अपनी बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं, जो कि सही है। बी ए वाला सही है इसका। बी में कहा जा रहा है कि जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी है। तो बी वाला भी इसका सही है, दोनों इसका सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ए और बी इसमें दोनों सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा को भी रूप से सूचीबद्ध किया गया है। 8वीं अनुसूची में इसमें शामिल करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथालो भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी तथा संस्कृत से बिल्कुल अलग होती हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि स्तंभ दिया गया है, इसमें कॉलम एक्स दिया गया है और कॉलम वाई दिया गया है। सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके और विवेचन अर्थ दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले व्यवहारवादी ये क्या होगा? तो व्यवहारवादी होगा सीमित कौशल और तथ्यों का संचयन होता है। व्यवहारवादी में सीमित कौशल और तथ्यों का संचयन होता है। रचनावादी में क्या होता है? रचनावादी में अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक होता है। अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक होता है। इसमें चौथा सही होगा बहुविषयक उपागम। बहुविषयक उपागम में होता है कि विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। विषय हमेशा क्या होते हैं? तो स्वतंत्र होते हैं। तीसरा सही है अंतर विषयी उपागम। अंतर विषयी उपागम में समाकलित ज्ञान में सहायता करना। इसका सी पहला सही होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि ए का दूसरा सही है, बी का चौथा सही है, सी का तीसरा और डी का इसमें पहला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि व्यवहारवादी सीमित कौशल तथ्यों का संचयन होता है। रचनावादी अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक होता है। बहुविषयक उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। अंतर्वयी उपागम ये समाकलित ज्ञान में सहायता करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? तो कौन सा शब्द है जो कि इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या को प्रस्तुत करता है? इसमें दिया गया है
कि वह स्थान जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, ये जो कि इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ही सही होगा दोस्तों। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वह स्थान जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यह तथ्य इतिहास में पूरा स्थल का ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध अभी तक नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? इसमें कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होनी चाहिए? तो दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान पर चार्ट, जो कि गलत है ये। अल्पसंख्यक के रोजगार पर NSS डाटा, तो ये भी इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है कि एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार है, तो ये भी गलत है इसमें दिया गया है अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र के लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा, यही इसका सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण की अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति है, जिस पर एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करती है। ये भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक वर्ग के संबंधित चर्चा की गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधित अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 30 शिक्षा स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधार भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? तो कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? इसमें कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति के आधार पर भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति प्रथा का विनाश नामक पुस्तक लिखी है।